रामानाथ के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रामानाथ से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी ना हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रामानाथ इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर ना बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाए, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा रह गए। कहाँ जाएं? सिनेमा ही देखावे, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम ना था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ ना सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रामानाथ ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़ककर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रामानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातें का आनंद यहाँ कहाँ? चोरी का कुछ पता चला? रामानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रामानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं, बाबूजी सुनते ही नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कारू का खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहां से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या? 50 रुपया होता ही क्या है? रामानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्का खा रहे हैं। रामानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक ये प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रामानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही ना जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रामानाथ का रुख पीट लिया। रामानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक ना था। बोले, मोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूं, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वे रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूं। सोचता हूं जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए। तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रामानाथ का फीला मार लिया। रामानाथ ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं, इसकी सनत नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो वो जगह तुम्हें मंजूर है?
रमानाथ, वेतन तो 30 रुपए है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की जरूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों के आदमी क्या करें, 30 रुपए में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूं, मेरे लिए 150 काफी है। कुछ बचा भी लेता हूं, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियां हो, वह आदमी क्या कर सकता है। जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वह भलमनसी के साथ निर्वाह कर सकें, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही दाल रोटी घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हो। रमानाथ का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमानाथ ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूं। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शय, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें ये जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना पड़ेगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल कि कोई मात दे सके। फिश है। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं। खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह शय और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें ना दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर 5 बाजियों से कम ना खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार ना करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तुम मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है। मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमानाथ को लगातार 3 मात देना आसान ना था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी ना कर लीजिए। रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमानाथ ने अधिक आग्रह ना किया। दोनों सोए। रमानाथ यूं ही 8 बजे से पहले ना उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमानाथ तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमानाथ ने बिगड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको। रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, ओह जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूं। रमानाथ फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो ले भले आदमी,
रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूं अभी आध घंटे तक रुका हुआ हूं। रमानाथ ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, घर क्या बहाना करोगी, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूं। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास ना जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसियों सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदें कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वह भला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूं, यह सब मुझसे ना बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि ना जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूं। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब, 20 बरस तो स्त्री के देहांत को हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा ना रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोंपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही ना हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। रमानाथ दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आया ही चाहता था, पर रमानाथ को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका ना गया। होते के बाहर भी न निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपए ही था, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं, तो 5 साल में जालपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी ना उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, ये एक भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, इसी वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछल कर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमानाथ को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, जल्द तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60-70 तो होते।
रमानाथ, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रोब है और आराम है, 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमानाथ ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वे खुशी से गले लगावेंगे। मैं जिस दिन चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जालपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वह तो करूंगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जालपा ने उलसित होकर कहा, हाँ जी 15 ही कहना, ऊपर की आमदनी की चर्चा तो करना ही व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमानाथ ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया हुआ था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जालपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमानाथ ने झटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रामानाथ ने उसे निकालकर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जालपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे ना लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमानाथ ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, वह नाराज ना होगी? जालपा ने नाक से कोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया ना आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमानाथ ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि ना दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जालपा, मैं इसे लूंगी नहीं, यह निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा। रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रुंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हों, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लात से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान ना लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जालपा का यह द्वेष देखकर रमानाथ और कुछ ना कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमानाथ ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जालपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे कुछ पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बी में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमानाथ ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जालपा ने कठोर नेत्रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन ना आएगा।
मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमानाथ उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। महर्षि दयानाथ को जब रमानाथ के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्दी चेतेगा, इसकी उन्हें आशा ना थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमानाथ के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश आप अपने ही लिए रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है। मगर इतना बेहया ना था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 रुपए की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? रमानाथ, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दयानाथ, तुम जवान आदमी हो, काम से ना घबराना चाहिए। रमानाथ ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीजें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाट बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाट बाट देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा काफी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत ही ना पड़ेगी कि उसे 1 पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भीख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमानाथ कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई मैली दरी पर बैठना रमानाथ को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज्यादा मेरे सामने न आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमानाथ शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उस श्रृंखलता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमानाथ आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वे 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों ना दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमानाथ उनके साथ जीने के नीचे तक आया। खां साहब उसकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए। मुस्कुरा कर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म ना बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपए महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रमानाथ ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से काम करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मजा आएगा। खां साहब को विदा करके रमानाथ अपनी कुर्सी पर आ बैठा और एक चपरासी से बोला,
इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबरवार आवें। एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रामानाथ, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले खड़े मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, भब्बड़ में बड़ी देर हो जाती है। इतना नियंत्रण रामानाथ का रोब जमाने के लिए काफी था। वणिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर में न मिलती। 2-4 दिन के अनुभव से ही रामानाथ को सारे दाव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थीं। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी कोई हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग लाखों की रकम डकार जाते हैं तो रामानाथ बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आध आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े बाबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंगरूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आंच तक न आने पावेगी। रामानाथ की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रामानाथ के पास चले आते। उस बहती गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रामानाथ की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठीकरा समझता है। क्या दिल है, वाह! और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहर्रिरों का क्या पूछना। सब के सब रामानाथ के बिना दामों के गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे धकेल देते थे। रामानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी तक एक भी पूरी ना हुई। नाग पंचमी के दिन मोहल्ले की कई युवतियां जालपा के साथ कजली खेलने आईं, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया। पड़ोस ही में एक सेठ जी रहते थे। उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहां से सास और बहू को बुलावा आया। रामेश्वरी गई। जालपा ने जाने से इनकार किया। इन 3 महीनों में उसने रामानाथ से एक बार भी आभूषण की चर्चा ना की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रामानाथ कहीं से उठा लाया था। इसमें भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे। उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती थी। रामानाथ को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी ना उड़वाना चाहती थी। रामानाथ आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर पड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई? बड़ी गलती की। जालपा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर ना दिया। रामानाथ ने फिर कहा, यहाँ अकेले पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की? मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया। वहां किसके मुंह में कालिख लगती? जालपा ताना तो ना देना चाहती थी, पर रामानाथ की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चला गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहां जाने से इनकार ना कर देते? रामानाथ ने लज्जित होकर कहा, कालिख लगाने की तो कोई बात ना थी। सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हजार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है।
चोरी का शब्द जबान पर लाते हुए रमानाथ का हृदय धड़क उठा। जालपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमानाथ को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ। इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है, मगर यह बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई? उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की ताह लेने के लिए रमानाथ ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गहनों के लिए रोती तो नहीं हूं। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती, क्या उनके दिन नहीं कटते? इस वाक्य ने रमानाथ का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी ना रही। इन 3 महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह ना कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ गलना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। सभी उसके दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च ना करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता था वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो 2-1 महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूं जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमानाथ का चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष ना था कि इन 3 महीने में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण इसकी चर्चा ना करती थी तो रमानाथ को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय ना था? मोहल्ले में रोज ही एक ना एक उत्सव होता रहता है। रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी? अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता? कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है? मेरे ही कारण तो इसे ये भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सर्राफ से गहने उधार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सर्राफों से उसका परिचय था, लेकिन उनसे वह ये बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर दें तो? या संभव है बहाना करके टाल दें? उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक ना होगा। कहीं वादे पर रुपए ना दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीती होगी। लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना चाहिए। सहसा उसके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं वह क्या कहती है। अगर उसकी इच्छा हो तो किसी सर्राफ से वादे पर चीजें ले ली जाएं। मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए कि उसके गहनों की उसे कितनी फिक्र है, बोला, तुमसे एक सलाह करना चाहता हूं, पूछूं या ना पूछूं? जालपा को नींद आ रही थी। आंखें बंद किए हुए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमानाथ, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी सर्राफ से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। जालपा की आंखें खुल गईं। कितना कठोर प्रश्न था। किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं? कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते। रमानाथ को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम देकर लाया हूं।
तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना, घाव पर नमक छिड़कना था। रमानाथ की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं हूं। रमानाथ, नहीं, यह बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है कि किसी सर्राफ से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसके रुपए चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं। मैं वैश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। मुझे तुम्हारे साथ जीना और मरना है। अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को ना कहूंगी। औरतें गहनों की इतनी भूखी नहीं होती। घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाली दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है, मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रामानाथ, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए, सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले ना मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमानाथ, खैर तुम्हारी सलाह है तो 1 आध महीने और चुप रहता हूं। मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे? रमानाथ, इसका उपाय तो मेरे पास है। तुम्हें कैसा कंगन पसंद है? जालपा अब अपने कृत्रिम संयम को ना निभा सकी। अलमारी से आभूषणों का सूची पत्र निकालकर रमानाथ को दिखाने लगी। इसी समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना आकर रखा हुआ है, सोनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के 2 डिजाइन पसंद किए। दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमानाथ उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक 1000 का था, दूसरा 800 का। रमानाथ, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी ना सकें, मगर कल मैं जरा सर्राफे की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे? ओह, बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रामानाथ को आज इसी उधेड़पुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी गोरी कलाइयों पर कितने खेलेंगे? यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई।